वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 4 फरवरी 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट से विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे जरूर विजिट करें। अन्य मटेरियल बहुत कुछ मिलेंगे आपको। दोस्तों, प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा और ये क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अपना कुछ सेकेंड्स देकर इस सेशन को शेयर जरूर करें। आपकी जहाँ तक पहुँच है, आपके कुछ सेकंड से टार एजुकेशन का बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा। और चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर कर देना है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, रिसेंटली विच इंडियन बैंक हैज अप्रूव्ड अ $500 million लाइन ऑफ क्रेडिट टू श्रीलंका विच इज सफरिंग फ्रॉम अ फाइनेंशियल क्राइसिस। हाल ही में किस भारतीय बैंक के द्वारा आर्थिक संकट से ग्रस्त श्रीलंका को $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट स्वीकृत किया गया है? तो इसका सही जवाब है एक्जिम बैंक। एक्जिम बैंक के द्वारा श्रीलंका को $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट, जिसे शॉर्ट में LOC कहते हैं, स्वीकृत किया गया है। एक्चुअली में श्रीलंका में जो है अभी काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, जैसे कि वहाँ पे ऊर्जा की कमी, तेल की कमी, यहाँ तक कि खाने के लिए भी अब वहाँ पे समस्या होने वाली है, खाद्य पदार्थों की। तो इन्हीं सभी के सहयोग के लिए हमारे भारत के एक्जिम बैंक के द्वारा, या यूँ कहें भारत सरकार भी कह सकते हैं, के द्वारा $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट स्वीकृत किया गया है। आइए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है ये जानिए। लाइन ऑफ क्रेडिट जो है, जिसे शॉर्ट में LOC कहते हैं, एक वित्तीय संस्थान से एक फ्लेक्सिबल ऋण है, जिसे हिंदी में लचीला कहते हैं, जिसमें एक परिभाषित राशि होती है, जैसे कि $500 मिलियन इसमें कहा गया है। और इसे जो भी देश है, कंट्री है या संस्था इंस्टीट्यूशन है, आवश्यकता अनुसार एक्सेस कर सकते हैं और तुरंत या समय के साथ उसका चुकता भी कर सकते हैं, अर्थात रिवर्स या रीपे कर सकते हैं, और इस पर ब्याज भी लगता है। चलिए, तो एक्जिम बैंक ने ये स्वीकृत किया है, उसके बारे में देखते हैं। एक्जिम बैंक का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। स्थापना इसका 1982 में, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, महाराष्ट्र में। और इसके MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हर्ष भूपेंद्र बंगारी। ये याद रखिएगा। श्रीलंका को ये स्वीकृत किया गया है, तो इसके बारे में देखते हैं। श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, एक है कोलंबो एग्जीक्यूटिव कैपिटल, जिसे कार्यपालिका कहते हैं, एक है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टय, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है, जिसे विधायी राजधानी कहते हैं। मुद्रा वहाँ पे श्रीलंकन रुपी चलता है। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे हैं, और ये दोनों प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों खास भाई हैं। तो ये सभी रहे एक्स्ट्रा फैक्ट। आइए अब ऑप्शन से खेलते हैं। ऑप्शन से आपको बहुत कुछ मिलेंगे, ध्यान से देखिएगा। HDFC बैंक की न्यूज में रहा है, तो हाल ही में ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक का पुरस्कार किसे मिला है? ये HDFC बैंक को ही मिला है। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई है। और HDFC बैंक के MD एंड CEO कौन है? शशिधर जगदीशन इसके MD एंड CEO हैं। और टैगलाइन क्या है HDFC बैंक का? तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ये फैक्ट याद रखिएगा। यूको बैंक की न्यूज में रहा है, तो हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक ये यूको बैंक NPCI के साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा? यूको बैंक के द्वारा और NPCI के साथ सहयोग के साथ। NPCI के बारे में भी देख लेते हैं। NPCI क्या है? NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI का फुल फॉर्म होता है। और ये RBI और IBA अर्थात इंडियन बैंक एसोसिएशन का संयुक्त एक प्लेटफॉर्म है, जिसके अंडर में NPCI के अंडर में भारत में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, आज हम लोग UPI IMPS ये करते हैं, सब इसी के अंडर में होता है।
एनपीसीआई का स्थापना 2008 में हुआ है। हेडक्वार्टर मुंबई है और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? तो दिलीप एबसे हैं। ये सब फैक्ट्स आप याद रखिएगा। चलिए, एयरटेल पेमेंट बैंक क्यों न्यूज में रहा है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक को हाल ही में आरबीआई ने अनुसूचित बैंक का मान्यता दिया है। आरबीआई के द्वारा एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक की मान्यता दी गई है। एयरटेल और ये आरबीआई एक्ट, बैंकिंग एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में इसे शामिल किया गया है। ये एक्ट भी याद रख सकते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक का स्थापना 2017 में और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है और एमडी एंड सीईओ एयरटेल पेमेंट बैंक के कौन है? अनुव्रत विश्वास। ये सब फैक्ट्स आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, पहले प्रश्न से इतने फैक्ट्स ऑप्शन से और ये सब मिले। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे हैं तो जरूर सहयोग करिए स्टार एजुकेशन का। आपसे हम इतना अपेक्षा करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL? हाल ही में किसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, यहीं पे एक ऐसा ही मिलता जुलता आपको मिलता होगा पहले से, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो होता है इसरो, DRDO, सॉरी, यहाँ पे DRDO हो जाता है। जब यहाँ पे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन हो जाता है तो ये DRDO हो जाता है, लेकिन ये है रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला अर्थात DRDL। तो इसके निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है GA श्रीनिवास मूर्ति। DRDL के निदेशक बनाए गए हैं GA श्रीनिवास मूर्ति। तो ये याद रखिएगा। इसके बारे में कुछ और देखते हैं। देखिए, वही बात यहाँ भी मैंने दिया है। DRDO का ही ये देखिए, GA श्रीनिवास मूर्ति को हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला के निदेशक बनाए गए हैं GA श्रीनिवास मूर्ति। अब इसमें हम लोग कुछ देख लेते हैं। ये तो इसके बनाए गए हैं रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निदेशक। कुछ महत्वपूर्ण भारत सरकार में, अपने देश में डिफेंस एजेंसी के बारे में कुछ स्टाफ को देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। अभी इंडियन आर्मी स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो जनरल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। अभी चीफ ऑफ एयर फोर्स कौन है? भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है? तो वो हैं विवेक राम चौधरी। और अभी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है अर्थात भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? तो आर हरि कुमार। इसके पहले कौन थे? करमबीर सिंह थे। पहले वाले भी याद रख सकते हैं क्योंकि रेलवे में डेट देकर पूछ लेता है इस समय ये पद पर कौन थे। तो विवेक राम चौधरी इंडियन एयरफोर्स प्रमुख हैं। इसके पहले RKS भदौरिया थे। और नौसेना प्रमुख अभी हैं आर हरि कुमार, पहले थे करमबीर सिंह। नौसेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी चर्चा में बहुत रहा था, CDS जिसे शॉर्ट में कहते हैं। ये पोस्ट अभी खाली है और क्योंकि इस पर जो थे भारत के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। उनका देहांत पिछले माह नहीं, दिसंबर में 2021 के दिसंबर में 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका बहुत ही दुखद देहांत हो गया था। तब से CDS पोस्ट जो है खाली है। लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एक होता है कमेटी होता है। उस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं जो अभी सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवणे, उन्हीं को इस कमेटी के चेयरमैन बनाया गया है। तो ये सब फैक्ट इसमें आप याद रखिएगा। आइए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन से आपको बहुत कुछ लेटेस्ट के अपॉइंटमेंट की जानकारी मिलेगी। मनोज पांडे ये न्यूज में क्यों रहे हैं? तो मनोज पांडे को हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। और सेना प्रमुख मैंने बताया मनोज मुकुंद नरवणे को। चलिए, अगला है S सोमनाथ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाल ही में बने हैं। ये क्या बने हैं? तो ये इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं S सोमनाथ को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष बनाए गए हैं S सोमनाथ को। इसरो की बात हुई है तो इसरो की स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। और इसरो के चेयरमैन अब हो गए हैं S सोमनाथ। चलिए, डॉक्टर B अनंत नागेश्वरन ये न्यूज में क्यों रहे हैं? तो हाल ही में इनको
भारत सरकार में नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया है किसे? डॉक्टर ए अनंत नागेश्वरन। अच्छा, ये तो बनाए गए हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार। इसके पहले वी सुब्रमण्यम थे, तो वो चले गए हैं। इसे वो उनका कहना है कि मैं पुनः अध्ययन के क्षेत्र में जाऊंगा, तो वो चले गए। उन्हीं के जगह पर बी अनंत नागेश्वरन को भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया है, ये याद रखिएगा। अच्छा, अभी भारत सरकार में केंद्रीय वित्त सचिव कौन है? तो वो हैं टी.वी. सोमनाथ। टी.वी. सोमनाथ अभी भारत में केंद्रीय वित्त सचिव हैं। और केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो वो सबको मालूम है, निर्मला सीतारमन। और ये निर्मला सीतारमन जो है अभी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। ये भारत की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री भी हैं, ये भी बात आप याद रख सकते हैं। तो चलिए, दूसरे प्रश्न से आपको इतने सारे फैक्ट्स मिले, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। चलिए, तीसरा प्रश्न है। देखिए दोस्तों, यहाँ से एमसीक्यू मैं क्यों नहीं दिया हूँ, कारण इसका ये है कि इतने एफर्ट्स लगा के मेहनत करके आप लोग के लिए जितना बेहतर से बेहतर हो सके क्लास में करंट अफेयर का आप लोग को दे रहा हूँ, लेकिन आप जो भी ये क्लास दिया जा रहा है इस पर आप लोग की उपस्थिति अच्छी नहीं रह रही है, ना ही कमेंट्स, ना ही कोई प्रतिक्रिया आ रही हैं, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो जा रहा है दोस्तों। और यही मैं कर रहा था, तो आज इतना ही पर मुझे काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हुआ कि इतने मेहनत करके क्लास दिया जा रहा है, लेकिन ये बच्चों तक पहुंच नहीं रहा है और बच्चे विजिट नहीं कर रहे हैं चैनल पे, और इसका लाभ ज़्यादा लोग उठा नहीं पा रहे हैं। इस कारण से मैं 2 ही प्रश्न बना रहा था, तब तक काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हुआ। तो प्रश्न तो मैं नहीं छोड़ा हूँ, एक भी प्रश्न जो भी महत्वपूर्ण कल के करंट अफेयर्स बने हैं वो मैं आपको दिया हूँ, लेकिन हाँ, एमसीक्यू 2 ही प्रश्न में मैंने फिट किया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग आज जितने लोग भी देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करेंगे। हाँ, शेयर वहीं करिएगा जहाँ इस क्लास की ज़रूरत है, बच्चों पढ़ने वाले बच्चों को ही शेयर कीजिएगा। अन्य जगह दूसरे किसी ग्रुप में जो इंटरटेनमेंट ग्रुप है या अन्य कुछ, तो उसमें नहीं शेयर करेंगे, बस स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा जहाँ पे इस क्लास को कोई देख सके। नहीं तो उस तरह से और कोई फ़ायदा नहीं दूसरे ग्रुप में शेयर कर देने से। तो स्टडी ग्रुप में आपकी जहाँ जहाँ पहुँच है, जो लोग हैं जिन तैयारी कर रहे हैं सीरियसली, उनके पास ज़रूर शेयर करें, अपना कमेंट ज़रूर दें, सुझाव कोई है वो भी दें। तो चलिए, तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के वन्य जीव अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दिया गया है? तो ये गुजरात और उत्तर प्रदेश में कौन कौन है वो मैं दिखाता हूँ। गुजरात में है खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य, जिसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप कहते हैं इंग्लिश में, और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है। इन दोनों को रामसर स्थल घोषित किया गया है, अर्थात रामसर साइट्स के रूप में घोषित किया गया है। और इसी के साथ अब भारत में पहले 47 रामसर साइट थे, अब कितने हो गए? 49 रामसर साइट हो गए हैं। ये रामसर साइट क्या होता है दोस्तों? तो देखिए, अपनी भाषा में मैं इसको लिखा हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं। रामसर साइट एक आर्द्रभूमि स्थल है जिसे वेटलैंड्स कहते हैं, जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया है, जिसे द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के रूप में भी जाना जाता है। यूनेस्को द्वारा 1971 में स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि जो 1975 में लागू हुआ था, ये नोट कर सकते हैं। यह आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके संसाधनों के विवेकपूर्ण सतत उपयोग के संबंध में राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करता है। यही होता है रामसर साइट्स या रामसर स्थल। रामसर स्थल जो है विशेष रूप से जल पक्षी आवास प्रदान करने वाले अंतर्राष्ट्रीय महत्व और आर्द्रभूमियों की पहचान करता है। इसमें बहुत कुछ मिला आपको, उम्मीद करता हूँ इसमें से पॉइंट निकाल कर आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस दिन को चीन में नए वर्ष के रूप में मनाया गया है? ये 1 फरवरी को चाइना में नए वर्ष के रूप में मनाया गया है। यह दिवस चाइनीज ल्यूनर कैलेंडर के आधार पर चुना गया है और चीन द्वारा 2022 को ईयर ऑफ टाइगर के रूप में मनाया जा रहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हुआ, ये याद रखिएगा। चाइना की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा वहाँ पे युआन या रेनमिनबी चलता है। ये युआन या रेनमिनबी ये क्या है? तो देखिए, अपने इंडिया का मुद्रा क्या है? तो इंडियन रुपी है, और आमतौर पर बोलचाल की भाषा में हम लोग पैसा शब्द यूज करते हैं। तो ये उसी तरह का यहाँ भी बात है, मुद्रा वहाँ का युआन है, और जैसे हम लोग इंडियन रुपी के बदले कभी कभी बोलचाल में पैसा शब्द यूज करते हैं, वही है यहाँ पे रेनमिनबी। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ पाए होंगे। राष्ट्रपति चाइना के कौन है? शी जिनपिंग है। नेक्स्ट देखिए, रेटिंग एजेंसी क्राइसिल के द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ये लगाया गया है 7.8%। क्राइसिल जो रेटिंग एजेंसी है, और ये भारतीय रेटिंग एजेंसी है क्राइसिल, इसने 7.8% जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2022-23 में अनुमान लगाया है।
और जो 1 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण उससे पहले किया गया था, 1 फरवरी से पहले आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश किया गया था वित्त मंत्री के द्वारा, निर्मला सीतारमण के द्वारा, उसमें 2022 में भारत का जीडीपी विकास दर 8.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों यूनियन बजट जो है, यूनियन बजट पर एक स्पेशल सेशन मैं ला रहा हूं, जिसमें आपको यूनियन बजट में क्या क्या घोषणाएं की गई हैं, क्या बदलाव है, क्या एलोकेशन है बजट में, वो सभी मैं आपको इस स्पेशल क्लास में करा दूंगा। उसको जरूर देखिएगा। उसमें थोड़ा लंबा डेटा है दोस्तों, इसीलिए ये डेली करंट अफेयर क्लास में वो कवर करना मुश्किल है। उसके लिए स्पेशल क्लास एक मैं बना देता हूँ। अन्य भी टॉपिक वाइज क्लासेज अब आज से कल में बहुत कुछ आएंगे आपके पास चैनल पे, तो जरूर विजिट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी बीमा कंपनी विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा कंपनी की सूची में 10वें स्थान पर है? तो ये अपने भारत का सरकारी उपक्रम है, बीमा कंपनी है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। इसी ने वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड की सूची में 10वां स्थान हासिल किया है। लंदन आधारित एक ब्रांड फाइनेंस कंपनी है, इसी के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें भारत की बीमा कंपनी LIC को सबसे मूल्यवान बीमा कंपनी की सूची में 10वां स्थान दिया गया है। और ऑल ओवर विश्व भर की बात करें कंपनियों में, तो ये 206वें स्थान पर रहा है। और LIC भारत में 10वें स्थान पर है, वित्तीय जो बीमा कंपनी की सूची कहा जाए उसमें 10वां स्थान है। चलिए LIC जो है $8.656 अरब डॉलर के मूल्य के साथ देश का, अभी भारत का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा ब्रांड बना हुआ है। ये भी डेटा याद रख सकते हैं। LIC के बारे में देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्थापना इसका 1 सितंबर 1956 में, हेडक्वार्टर मुंबई है, चेयरमैन MR कुमार हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेडिसिन कंपनी का नाम है जाइडस कैडिला। ये इसने भारत सरकार को कोविड-19 की एक वैक्सीन देने की, आपूर्ति करने की घोषणा किया है, देने का शुरुआत कर दिया है। ये इस वैक्सीन का नाम क्या है? जैसे हम लोग कोविशील्ड और कोवैक्सीन ले रहे हैं वैक्सीन, उसी तरह ये एक नया वैक्सीन आ गया है इस कंपनी के द्वारा, जाइडस कैडिला के द्वारा। इस वैक्सीन का नाम है क्या है? जाइकोव डी। तो यही बात मैंने यहाँ पे फिर से लिखा है। और यह वैक्सीन निजी बाजार में उपलब्ध कराने की भी योजना बना रहा है ये कंपनी। और इस वैक्सीन को जो जाइकोव डी है, ये 3 खुराक वाला टीका है। बाकी हम लोग कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 टीका लेना था 1 महीने के अंतराल पर, और ये 3 वैक्सीन इसका लेना होगा। चलिए तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के होयसला मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में नामित किया गया है? बस अभी नॉमिनेट किया गया है, ये घोषित नहीं हो गया। नॉमिनेट होना और सूची में सूचीबद्ध हो जाना है, दोनों में अंतर होता है। नॉमिनेट किया गया है, नॉमिनेट का मतलब होता है कि आप नंबर लगाए हैं, आप समझिए कि नंबर लगाए हैं यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में। अगर उसके द्वारा अप्रूव हो गया तो ये होयसला मंदिर जो है, जैसे ताजमहल विश्व विरासत की सूची में है यूनेस्को के, उसी तरह ये भी शामिल हो जाएगा। फिलहाल नॉमिनेट किया गया है, नामित किया गया है। तो ये किस राज्य में है होयसला मंदिर? तो ये है कर्नाटक में। यही बात मैंने यहाँ पे दिया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक राज्य का स्थापना 1 नवंबर 1956 में। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं, नए बने हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं, ये भी हालांकि नए हैं, पुराने अब हो चुके हैं लेकिन लेटेस्ट ही हैं। चलिए यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसका 16 नवंबर 1945 को, और इसका पहला सेशन 4 नवंबर 1946 को किया गया था। देखिए 4 नवंबर को इसका 1946 को फर्स्ट बैठक हुआ था, स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। ये दोनों देने का मतलब यही है कि कभी कभी एग्जाम्स में ये दोनों में से कोई एक देश देता है, तो आप दोनों ध्यान में रखेंगे, जो भी आए ऑप्शन में आप टिक कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही आएगा इसलिए। चलिए हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है यूनेस्को का, और डायरेक्टर जनरल अभी कौन है? महानिदेशक, तो ऑदरे ऑजुले हैं यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल अर्थात महानिदेशक। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया है, नामांकित किया गया? इनको भी नॉमिनेट किया गया है, अभी चुने नहीं गए हैं इस पुरस्कार के लिए। तो नॉमिनेट किया गया किसे? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा आपको याद आ रहा होगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में खेला गया है जापान के टोक्यो में। इनको इसमें ये एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता थे भारत की तरफ से, नीरज चोपड़ा। किस खेल से संबंधित है? तो ये भाला फेंक
जो भल्ला इससे फेंका जाता है, भल्ला फेंक खेल प्रतिस्पर्धा से संबंधित हैं नीरज चोपड़ा। इन्हीं को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए नामांकित या नॉमिनेट किया गया है, ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे रक्षा खुफिया एजेंसी अर्थात डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ये प्रश्न और आगे एक और प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न कल ही के क्लास में मैं करा चुका हूँ। आज प्रश्न हमको 9 प्रश्न ही ऐसे महत्वपूर्ण लगे थे न्यूज चैनल्स पर से, न्यूज पेपर में से, जो आपके लिए मैंने लाया था। तो ये 2 प्रश्न मैं आपको कल का जो महत्वपूर्ण लगा है वो मैं दिया हूँ। तो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? हिंदी में रक्षा खुफिया एजेंसी कहेंगे। इसके नए प्रमुख बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल GAB रेड्डी, यही बात यहाँ भी है। और ये रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख जो होते हैं रक्षा मंत्री और रक्षा स्टाफ, जैसे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवल, जो भारतीय नौसेना है, ये सब भारतीय सेना, इन सभी को खुफिया, इन सभी के प्रमुखों का जो है, इसके जो प्रमुख हैं उनको खुफिया सलाहकार होते हैं। ये कौन? रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख जो बनाए गए हैं GAB रेड्डी। ये सब मैंने तो चर्चा कर ही चुका आपको। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पोस्ट अभी खाली है। इंडियन आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं, भारतीय सेना प्रमुख। इन चीफ ऑफ एयरफोर्स अर्थात वायुसेना प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी। इसके पहले RKS भदौरिया थे। और अभी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अर्थात नौसेना प्रमुख कौन है? तो एडमिरल R हरि कुमार हैं। इसके पहले करमबीर सिंह थे। ये सब फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ICC वीमेंस ODI वनडे इंटरनेशनल जिसे कहते हैं बल्लेबाजी रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये एलिसा हीली। कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। एलिसा हीली बल्लेबाज हैं, बैटिंग करती हैं। एलिसा हीली, इन्हीं को ICC वीमेंस ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ICC द्वारा 17वां ICC अवार्ड ये सब जारी किया गया है, उसी में इनको ये मिला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि इसी में, जिसमें ये इनको पहला स्थान प्राप्त हुआ है, उसमें ICC वीमेंस ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत के तरफ से भारतीय महिला बल्लेबाज मिताली राज को सेकेंड स्थान मिला है। दूसरे स्थान पर अपने भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज हैं। किसमें? ICC वीमेंस ODI बल्लेबाजी रैंकिंग 2022 में। चलिए, 21 के खेल प्रदर्शन पर ये होता है, लेकिन 22 में जारी हुआ है, तो आप परीक्षा में उसी हिसाब से ध्यान में रखेंगे। ICC के बारे में देखिए, जो इंटरनेशनल स्तर पर क्रिकेट खेल का आयोजन कराता है अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर UAE के दुबई में है और स्थापना 15 जून 1909 को। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं और CEO जियोफ एलार्डिस हैं। ये नए बने हैं CEO। इसके पहले मनु साहनी थे अपने भारत से, लेकिन अब वो नहीं हैं, अब हैं जियोफ एलार्डिस, ये याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। हाल ही में किस दिन विश्व आर्द्रभूमि दिवस अर्थात वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया है? इसका जवाब कल ही मैंने क्लास में कराया दिया है। जवाब इसको याद होना चाहिए आपको। कमेंट में इसका जवाब जरूर करें। चलिए, तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ टायर एजुकेशन के इस सेशन से आपको लाभ प्राप्त हुए होंगे, क्लास परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि हाँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपना कुछ सेकंड्स देकर इसे शेयर करके, हाँ, एजुकेशनल ग्रुप में ही शेयर करिएगा। एजुकेशनल जो पढ़ाई के क्षेत्र में अभी लगे हुए हैं कंपटीशन में, उन्हीं के पास इसको शेयर करिएगा, अन्य जगह नहीं शेयर कीजिएगा, उसके लिए मैं आपको मना ही करूंगा। और चैनल पे आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन क्लास के सबसे पहले मिले, एक भी मिस ना हो। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। तो चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।